का आज हमारा तीसरा दिन है। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने टोटल चैप्टर 1 की 12 थ्योरीज खत्म करी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 8 थ्योरीज खत्म करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बोला था कि पिछला लेक्चर हमारा छोटा रखने का रीजन यही था कि वहां पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो रहा था। आज हम लोग 8 थ्योरी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चैप्टर 2 में टोटल 8 थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सारी थ्योरीज यही वीडियो लेक्चर में करा दूंगा। हमारा टारगेट है 10 लेक्चर्स के थ्रू 70 थ्योरीज को खत्म करना, तो चाहे नंबर आगे पीछे हो जाए डेली थ्योरीज का, पर 10 दिन के अंदर हमारी 70 थ्योरीज खत्म होने वाली है। तो आई होप कि आपने पिछले 2 लेक्चर अच्छे से एंजॉय किए होंगे, पढ़े होंगे, प्रिपरेशन आपकी बूस्ट हुई होगी। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप आप लोगों के नंबर व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। क्लासरूम के नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं थ्योरी नंबर 13 से 20 यानी चैप्टर 2 की पहली थ्योरी। चलिए हमारी चैप्टर की पहली थ्योरी है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी थ्योरी नंबर 13 पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है, डिटेल में हम लोग इसका सॉल्यूशन यानी डेरिवेशन करने वाले हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, उससे किसी R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल होने का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू दी वर्क डन फॉर bringing a unit positive charge from infinity to that point। ये जगह पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, तो मुझे क्या इमेजिन करना पड़ेगा, मुझे क्या सपोज करना पड़ेगा कि मेरे पास समझ लो इंफिनिटी डिस्टेंस पे एक स्मॉल q यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। यहां पे पोटेंशियल का मतलब होता है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो मेरा ये जगह का पोटेंशियल बन जाएगा। यानी मुझे करना क्या है, Q चार्ज से P पॉइंट यानी R डिस्टेंस के P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। किसका निकालना है, Q का निकालना है। तो वो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क जो होगा आपका पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा है इज इक्वल टू वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसीडर अ चार्ज Q, क्या करो, एक चार्ज Q कंसीडर करो, P पॉइंट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट, उससे R डिस्टेंस पे क्या है, एक P पॉइंट है। नाउ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। 1 कूलम आपका कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो आपको क्या करना है कि यहां से यहां तक लाने में जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो आपका पोटेंशियल के बराबर। पर आप लोगों को इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अगर पता हो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई भी, अगर मान लो मुझे इंफिनिटी से वो P पॉइंट तक का टोटल वर्क निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, किसी भी एक छोटे पार्ट का मैं वर्क निकाल लूंगा, उसका मैं अगर इंटीग्रेशन कर देता हूं सभी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स का तो वो मेरा बन जाएगा टोटल वर्क। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपको मान लो मैं यहां से मान लो कोई अहमदाबाद जाना है, चलो मेरे घर से अहमदाबाद समझ लो 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अगर मुझे 100 किलोमीटर में मुझे पूछा जाए कि कितना फ्यूल बर्न होगा, कितना फ्यूल चाहिए होगा कार चलाने के लिए, मैं आइडियल कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि 100 किलोमीटर जाना है तो आप क्या करो, कार को ले लो, 1 किलोमीटर चलाओ, मान लो कि 1 लीटर फ्यूल बर्न हुआ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे कि एक किलोमीटर में 1 लीटर हुआ, तो ऐसे एक एक करके 100 किलोमीटर है, तो हर एक किलोमीटर में 1 लीटर मैं कंसीडर करके चलूंगा, तो 100 किलोमीटर में क्या होगा, 100 लीटर होगा। तो यही है कि मुझे यहां से यहां तक लाने में टोटल वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल के बराबर। पर मैं क्या करता हूं, ये पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। यानी मैं क्या कर देता हूं कि मान लो, यानी मुझे यहां से यहां तक लेके आना है, और उसके बदले मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा पाथ कंसीडर कर लेता हूं, छोटा सा हिस्सा, उसमें मैं बस यहां से यहां तक लेके आ जाता हूं। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट के बदले मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराता हूं इसका dx जितना। यहां से यहां तक पूरा लाने की जरूरत नहीं है, मैं छोटा सा हिस्सा लेके चेक कर लेता हूं कितने छोटे से हिस्से में कितना वर्क करना पड़ रहा है, फिर मैं इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क निकाल लूंगा। यानी मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे एक s पॉइंट दे देता हूं,
यानी अभी क्या करता हूं कि मैं इसको x डिस्टेंस पे इमेजिन कर लेता हूं। इन्फिनिटी पे है, सही में लाना है इन्फिनिटी से p, पर छोटे से s पॉइंट पे कंसिडर कर लेता हूं। s से मुझे लेके आना है t के ऊपर, यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा dx जितना, उसका छोटा सा वर्क निकालूंगा, इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क मिलेगा। तो क्या करूंगा, नाउ कंसीडर अ q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज एट s पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम कैपिटल Q चार्ज। क्या करो, x डिस्टेंस पे कंसीडर करो। वर्क डन फॉर इट्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx फ्रॉम s टू t इज, s से t तक का जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है उसका वर्क, अब ये छोटा सा वर्क मिलेगा dw इज इक्वल टू f डॉट dx। फोर्स है F dx। अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज Q की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव जा रहा है, तो ये वाला उसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स लग रहा है उसके ऊपर बाहर की तरफ। और हमें जाना है फोर्स के ऑपोजिट में जाना है, यानी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे धक्का लगाना है, तो मुझे उसके ऊपर वर्क करना पड़ा। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या लिखा, छोटा सा वर्क। अच्छा, F डॉट में हटाऊंगा तो dx cos कितना 180, F और dx ऑपोजिट में है, फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अंदर करना है, cos 180 होता है -1 यानी माइनस एफ dx। और ये F का मतलब है कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का फोर्स, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, तो हो जाएगा माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर dx। पर स्मॉल q तो हमारा 1 कूलम है, तो मैं क्या कर लेता हूं, माइनस KQ अपॉन x स्क्वायर dx लिख देंगे, बिकॉज Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो ये मुझे मिला छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्क, माइनस KQ अपॉन एक्स स्क्वायर dx। समझ आया सबको, इन्फिनिटी से यहां तक लाना था, पर मैंने उसके बदले क्या करा, छोटा सा पार्ट ले लिया। यानी आप कहीं पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी छोटा सा पार्ट ले लो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराओ, छोटा सा वर्क निकालो। नाउ टोटल वर्क के लिए क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। टोटल वर्क के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगानी पड़ेगी, इनिशियल वर्क 0 है, फाइनल वर्क मान लो W हो रहा है टोटल। इनिशियली वो कहां पे है, अभी मैंने तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया ना, टोटल वर्क करने के लिए इनिशियली वो इंफिनिटी पे है, और फाइनली वो Q से कितने डिस्टेंस पे आ गया, R डिस्टेंस पे आ गया। सिंपल। अच्छा, dW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, लिमिट आपको लगा के रखने तो लगा के रखो, वैसे भी वो W ही होने वाला है, इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकलेगा, माइनस KQ कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन करना है 0 से R, यहां बच रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। अच्छा, यहां पे लिमिट लगाएंगे, एक बार W माइनस एक बार 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये W हो जाएगा माइनस KQ। अच्छा, इंटीग्रेशन जब भी करना हो तो कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना है, जिसको न्यूमरेटर यानी ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं ऊपर लेके आता हूं 0 से R, x का जो स्क्वायर था वो हो जाएगा x रेस टू -2, और पीछे क्या बचेगा, dx स्क्वायर क्या बनेगा, -2, ऊपर हो जाएगा dx। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन करते, इधर तो W हो गया, माइनस KQ। इंटीग्रेशन का रूल है, पावर में एक ऐड करो, -2 में एक ऐड करो, -2 में एक ऐड करो, -2 + 1 यानी क्या बनेगा, -1, x रेस टू -1, और जो 1 ऐड करने के बाद नई पावर मिली उससे डिवाइड करो। -2 में एक ऐड करेंगे -1, और जो नई पावर मिली -1 उससे क्या करो, डिवाइड। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से R तक। क्लियर है। अच्छा, ये -1 को बाहर लाएंगे, माइनस KQ अपॉन -1, तो ये प्लस KQ हो जाएगा बाहर। अच्छा, अंदर जो x रेस टू -1 है, अगर मैं उसको वापस डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो 1 अपॉन x रेस टू 1 बचेगा। कहां से कहां, इन्फिनिटी से R। जैसे नीचे से पहले ऊपर ले गए थे तो -2 हो गया था, अभी -1 को मैं वापस नीचे लाऊंगा तो +1 हो जाएगा। अच्छा, x रेस टू 1 का मतलब x ही होता है, तो पावर 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, लिमिट लगाएंगे, अभी ये सारा W के बराबर है, लिमिट लगाओ, x की जगह एक बार लगाओ अपर लिमिट R, माइनस एक बार लगाओ लोअर लिमिट इनफाइनाइट,
और 1 अपॉन इनफाइनाइट, एक को इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0। तो आंसर बन गया W इज इक्वल टू KQ अपॉन R। अभी ये तो W मिला, हमें तो पोटेंशियल निकालना है, पर हमने डेफिनेशन में ही क्या लिखा था कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू, पोटेंशियल किसके बराबर है, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी ये जो वर्क करना पड़ा इज इक्वल टू पोटेंशियल। दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल। पोटेंशियल तो जो W है आपका वही किसके बराबर है, V के बराबर है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको मिल गया। तो ये हुआ आपका थ्योरी नंबर 1, यानी टोटल में से थ्योरी नंबर 13। ऐसे लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करना, इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाली है। चलिए हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इसके पिछले वाली थ्योरी थी पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये थ्योरी है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक डाइपोल ड्रॉ कर रहा हूं। अभी डाइपोल को ऐसा जरूरी है नहीं कि आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो, वर्टिकली भी आप लोग उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक डाइपोल ड्रॉ कर रहा हूं। एक मेरा प्लस क्यू चार्ज है और इससे लेके यहां पे एक मेरा क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। सेंटर आपका O है। आपको क्या करना है कि किसी R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो मैं P पॉइंट को कहीं पे इधर ले लेता हूं, यानी मेरा जो डिस्टेंस गिवन होता है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस और इक्वेटर किया था, उसमें जो डिस्टेंस था वो सेंटर से दिया था। तो यहाँ पे भी P पॉइंट R डिस्टेंस पे है तो वो सेंटर से R डिस्टेंस पे होगा। इतना क्लियर। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, अगर मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, यानी ये एक Q चार्ज है, ये एक माइनस Q चार्ज है, तो पोटेंशियल, अब एक चीज ध्यान से सुन लो मेरी ये बात, चैप्टर 1 में दो क्वांटिटीज है, फील्ड और फोर्स। फील्ड और फोर्स दोनों में फॉर्मूला के अंदर Q को ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, क्योंकि दोनों वेक्टर है। अगर वहां नेगेटिव लगेगा किसी केस में तो वो डायरेक्शन का लगेगा, KQ अपॉन R स्क्वायर फील्ड का, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर फोर्स का, सब में Q को प्लस ही लेना है। यहां पे जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव के लिए KQ अपॉन R हमने निकाला, नेगेटिव के लिए होगा माइनस KQ अपॉन R। पॉजिटिव का पोटेंशियल प्लस KQ अपॉन R, नेगेटिव का पोटेंशियल माइनस KQ अपॉन R, यानी हमने R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल निकाला था अभी पहली थ्योरी में, उसकी बात कर रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज में प्लस Q लेना है, नेगेटिव में माइनस Q लेना है। ऐसे एक क्वांटिटी आएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव को प्लस लेना है, नेगेटिव चार्ज को माइनस लेना है, क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती। तो मैग्नीट्यूड में मतलब उसकी जो वैल्यू होगी, प्लस के लिए प्लस होगी, माइनस के लिए माइनस होगी। P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो प्लस Q की वजह से भी होगा, माइनस Q की वजह से भी होगा। अगर मुझे यहाँ पे किसका पोटेंशियल निकालना है तो मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, यानी जो चार्ज का पोटेंशियल निकालना है वो चार्ज से डिस्टेंस, इसका निकालना है तो इससे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। यानी ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं R1, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं R2, और ये एंगल को मैं ले लेता हूं थीटा। बोलो इतना क्लियर है? तो सिंपल डाइपोल है, टोटल लेंथ 2a है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये A है, ये A है। अच्छा मैं पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ, इसको मैं A बोल देता हूँ, सेंटर को O बोला है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ B, और ये हमारा P है। तो हम लोग पहले कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे जैसा मैंने आपको बोला था, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। देखो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया आपके लिए, जो जो मैंने बताया वो चीजें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी है, वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए उसके लिए। क्या लिखा है, कंसिडर अ डाइपोल ऑफ अ लेंथ 2a, एक 2a लेंथ का डाइपोल कंसिडर करो। P point is located at a distance small r from its center, उसके सेंटर से small r डिस्टेंस पे क्या है, P point है। Distance of P from plus Q is R1 and from minus Q is R2। P point का plus Q से डिस्टेंस R1 है, माइनस Q से डिस्टेंस कितना है, R2 है। पोटेंशियल एट P पॉइंट, यानी ये चीज आपको देखो, जो मैं यहाँ पे ऑलवेज लिखता हूँ स्टार्टिंग में, उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपको बस बताना है कि आपने क्या किया। पोटेंशियल एट P पॉइंट जो मिलेगा V एट P, वो मिलेगा प्लस की वजह से और माइनस की वजह से, दोनों की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा उसके टोटल के बराबर होगा। तो V एट P प्लस का क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला KQ अपॉन R1, प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस KQ अपॉन R2। प्लस का पोटेंशियल प्लस होता है, माइनस का पोटेंशियल माइनस होता है, ये माइनस बाहर लग जाएगा तो ये बनेगा KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो P पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसमें अगर मैं KQ कॉमन निकाल लूं तो मुझे यहां मिलेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब बस हमारा भी टारगेट ये है कि किसी तरीके से R1 और R2 निकालना है, इसको यहाँ पे पुट करना है, फाइनल आंसर मुझे मिलने वाला है। तो इसको कैसे निकालना है तो ध्यान से देखिए।
मुझे बस एक चीज बताइए, R1 और R में से कौन बड़ा है? तो ऑब्वियसली आप बता पाओगे कि P से R1 जाना है, R1 ये R ये R2, तो जितना नीचे जाएंगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। R की वैल्यू बड़ी है, R1 की वैल्यू छोटी है, तो R कितना बड़ा है? तो यहां से अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं M, यानी जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि R की वैल्यू R1 से कितनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी है। यानी जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, अभी क्या करूंगा, कंसीडर अ नॉर्मल AM ड्रॉन एट R1। एक नॉर्मल AM में R1 पे नहीं, R पे ड्रॉ करना है, एट R। तो अभी नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, A से P का डिस्टेंस वो M से P के डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। अभी दोनों में नीचे वाला बड़ा है, यहां से मैं जब नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता चला कि नीचे वाले की लेंथ इतनी एक्स्ट्रा है, ऊपर वाले से इतनी एक्स्ट्रा है। तो अभी जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ अभी एक दूसरे के बराबर हो गई। कितनी एक्स्ट्रा है? तो इतनी एक्स्ट्रा है। यानी ये एक्स्ट्रा लेंथ कितनी है वो मुझे बताना है। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल OMA कॉस थीटा लगाओ। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? थीटा के, अच्छा ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है, थीटा के पास वाली साइड ये OM है, और हाइपोटेन्यूज आपका स्मॉल a के बराबर। राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, गलती मत करना। तो OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा। OM इज इक्वल टू क्या होगा, a cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2, यानी ये वाली जो छोटी लेंथ है वो कितनी है, a cos थीटा। अच्छा अभी क्या करूंगा, नाउ फ्रॉम डायग्राम मुझे ये दिख रहा है, कि AP इज इक्वल टू क्या है, MP के बराबर है। AP इज इक्वल टू क्या है, MP के बराबर है। AP इज इक्वल टू क्या है, MP के बराबर। अच्छा MP को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, MP को ऐसे लिख सकता हूं, OP माइनस OM। मेरा MP ये है, मैं MP को ऐसे लिखूंगा, पूरा OP माइनस क्या, इतना, पूरा OP माइनस OM करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, MP। पूरा OP माइनस OM। MP किसके बराबर है, MP है आपका OP पूरा माइनस OM। या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल OP क्या है, OP है OM प्लस MP, है ना। टोटल OP क्या है, OM प्लस MP। तो MP क्या होगा, OP माइनस OM। MP क्या होगा, OP माइनस OM। अच्छा वैल्यू लगाते, AP कितना है, तो ऊपर वाला AP है R1 इज इक्वल टू OP कितना है, तो OP आपका पूरा कितना है, पूरी लेंथ है R के बराबर, माइनस a cos थीटा। देखो R1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया ना। OP कितना है, पूरी यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ है R, माइनस OM करेंगे cos थीटा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, MP के बराबर मिलेगा। चलो उसी तरीके से मुझे एक चीज बताओ कि OP यानी R और R2 में कौन बड़ा है, तो R2 बड़ा है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो R की लेंथ थोड़ी सी जब मैं बढ़ाऊंगा तब जाके वो किसके बराबर होगा, नीचे वाले के बराबर। यानी ये केस में नीचे वाली लेंथ बड़ी थी, नॉर्मल ड्रॉ किया तो नीचे इतनी लेंथ एक्स्ट्रा थी। अभी दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में आपका ये बीच में है, ये नीचे है, तो आप क्या कर रहे हो कि इसकी लेंथ को थोड़ी सी एक्सटेंड करने पे ये क्या होगा, नीचे वाले के बराबर। यानी यहां से मुझे ON ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां राइट एंगल बनेगा। यानी R के अंदर मैं इतना ऐड करूंगा तब जाके वो किसके बराबर होगा, R2 के बराबर। R के अंदर से मैंने इतना माइनस सब्ट्रैक्ट किया था तब जाके वो किसके बराबर हुआ था, R1। देखो R1 क्या है, R में से a cos थीटा को सब्ट्रैक्ट करो। ये R बड़ी लेंथ है ना R1 की कंपेयर, तो R1 में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब जाके वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 के बराबर। अभी R में कुछ ऐड करेंगे तब जाके वो किसके बराबर होगा, R2 के बराबर, क्योंकि हमारा R छोटा है R2 बड़ा है। तो R में कुछ ऐड करेंगे इतना तब जाके वो किसके बराबर होगा, R2। तो ये हमारा गोल ये है कि अगर मान लो ऊपर वो थीटा है ना तो x बन रहा है, ये भी थीटा होगा। ये लेंथ कितनी है ON, वो निकालना है। तो लिखेंगे ट्राइंगल ONB। नाउ फ्रॉम अ फिगर ट्राइंगल ONB। चलो ट्राइंगल ONB में cos थीटा लगाते हैं। cos थीटा क्या होगा, थीटा के, अच्छा ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये ON और हाइपोटेन्यूज आपका ये वाला A।
तो ओ एन क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ओ एन ए कॉस थीटा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये जो पूरी लेंथ अभी ये एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद बनी वो किसके बराबर है, R2 के बराबर। नाउ देखो ध्यान से, OP प्लस ON मिलके बनेगा पूरा BP। क्या हुआ, क्या बोला हमने, ये पूरी लेंथ मिलके किसके बराबर, नीचे वाले BP। ON और OP, ON और OP दोनों मिलके किसके बराबर, BP के बराबर। चलो ON हमें निकाल लिया, अभी ये भी कितना आया, a cos थीटा ही आया। ON है हमारा, OP कितना है, OP O से लेके P तो वो है R। ON कितना है, a cos थीटा इज इक्वल टू BP कितना है, R2, यानी R2 इज इक्वल टू R प्लस a cos थीटा। हमारा R2 भी निकल के आ गया। देखो मैंने आपको सिंपली बोल दिया कि R लेंथ R1 से बड़ी है तो R में से a cos थीटा माइनस करेंगे तब जाके वो R1 के बराबर। R लेंथ R2 से छोटी है तो R में a cos थीटा ऐड करेंगे तब जाके वो R2 के बराबर। तो R2 इज इक्वल टू R प्लस a cos थीटा, R1 इज इक्वल टू R माइनस a cos थीटा। अभी R1 और R2 को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले, मतलब आपको इसका एक फोटो दे दूंगा। अभी मैं इसको हटाने वाला हूँ यहाँ से ताकि हम लोग उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आ सके। तो देखो अभी क्या करेंगे, वो जो इक्वेशन 5 है उसको 1 में पुट कर, 5 और 3 पुट वैल्यूज ऑफ, सीधा मैं ऐसे लिखता हूं R1 एंड R2 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं यहां से लिखना चालू करता हूं ताकि हम लोग यहां पे उसको खत्म कर पाए। तो VP क्या है, KQ, R1 कितना है, R माइनस a cos थीटा, बीच में है प्लस, ये कितना है, सॉरी बीच में माइनस है वो इक्वेशन में लगाना है, बीच में कितना है R प्लस a cos थीटा, R माइनस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा। सिंपल है, R1 की वैल्यू लगाई, R2 लगाया। अच्छा क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा R प्लस a cos थीटा इधर आएगा। अभी ब्रैकेट ओपन मत करना, ऊपर क्या बनेगा R प्लस a cos थीटा, माइनस है बीच में, ये ऊपर जाएगा, ये क्या R माइनस a cos थीटा, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई R माइनस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा। आपको पता होगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R माइनस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा, तो R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R माइनस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलो ऊपर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, KQ, चलो पहला ब्रैकेट तो ओपन होगा, उसके आगे प्लस है R प्लस a cos थीटा, पर बीच में माइनस लगा है तो ये दोनों का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस R प्लस a cos थीटा। नीचे बन रहा है R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो डाइपोल की दोनों थ्योरीज में कंडीशन लिखी थी कि डाइपोल की लेंथ छोटी हो डिस्टेंस बड़ा हो, यानी इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, अगर R बहुत बड़ा है तो A को आप लोग R के साथ अगर सब्ट्रैक्शन या समेशन में है तो निग्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे R स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर है तो ये पूरा टर्म क्या होगा, निग्लेक्ट होगा। ऊपर प्लस R माइनस R कैंसिल हो रहा है, तो हमारा जो आंसर बच रहा है KQ a cos थीटा 2a cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। और 2aq की जगह हमें पता है कि डाइपोल के लिए 2aq का मतलब होता है P, तो ये होगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। थियोरी आपकी यहाँ पे खत्म हो रही है, पर आपको इसके अलावा भी 2 एडिशनल केसेस लिखने पड़ेंगे। तो लिखेंगे ऑन एक्सिस। अच्छा एक्सिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, अभी मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं। हमने यहाँ पे P पॉइंट लिया था, ये एंगल लिया था थीटा। एक्सिस का मतलब होता है ये पॉइंट ये लाइन पे होगा या फिर नीचे होगा, यानी ये एंगल पूरा या तो 0 होगा या तो पूरा क्या होगा 180 होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर मैं cos 0 रखता हूं तो +1, cos 180 रखता हूं तो -1, यानी V ऑन एक्सिस +1 रखूंगा तो आंसर आएगा प्लस KP अपॉन R स्क्वायर, -1 रखूंगा तो माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। तो एक्सिस पे होगा प्लस और माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। ऑन इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब होता है ये पॉइंट आपका पूरा बाइसेक्टर पे है, तो ये एंगल आपका क्या होगा 90 होगा। तो V इक्वेटर cos 90 की वैल्यू 0 है, तो डाइपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है।
तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपको याद रखना है। इक्वेटर का मतलब जैसे कि अगर आप सिंपल भी समझो तो प्लस से जितने डिस्टेंस पे होगा इतने ही माइनस से डिस्टेंस होगा, तो प्लस का जितना लगेगा उतना ही माइनस का लगेगा, तो नेट पोटेंशियल इक्वेटर का क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये डायग्राम में हटा देता हूं, एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, स्पेशल केसेस करके आपको लिखना है। इतनी थ्योरी लिखोगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है कि आने वाला है। तो चलिए हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल एंड फील्ड। इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप लोग एमसीक्यू के लिए उसको प्रिपेयर कर लेना। तो इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मैं आपको फटाफट से मतलब समझा दूं, तो कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके अराउंड जो भी स्फेरिकल सरफेस आप इमेजिन करते हो सेंटर पे मान के, वो चार्ज को सेंटर पे मान के जो भी स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करते हो उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब चार्ज से सेम डिस्टेंस वाले सभी पॉइंट को कनेक्ट करो, जो सरफेस बनेगा वो बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्यू चार्ज को कंसीडर करो, उसके दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, यानी दो सर्कल में ड्रॉ करूंगा। दो सर्कल पूरे पूरे ड्रॉ करने के बजाय मैं उसका कुछ हिस्सा ड्रॉ कर लेता हूं। यानी मेरा क्यू चार्ज इधर है, उसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ठीक है। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, मुझे क्या करना है कि अच्छा इसका जो फील्ड निकलेगा वो ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ, इसका जो फील्ड निकलेगा वो ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा मुझे क्या करना है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से मोशन करा के, यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो छोटा सा डिस्टेंस है dx, यानी यहां पे लिखो यहां पे लिखो यहां पे, ये डिस्टेंस क्या है dx। एक छोटे से q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज को ऊपर वाले सरफेस से उठा के नीचे वाले सरफेस पे लेके आना है। अभी होगा क्या कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन इधर दे देता हूं, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो बाहर की तरफ, और मुझे जो डिस्प्लेसमेंट उसका कराना है वो अंदर की तरफ। अभी आप सब लोगों को पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस के क्यू अपॉन आर, नेगेटिव का होता है माइनस के क्यू अपॉन आर। आपको पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी मान लो कि पहले सरफेस का पोटेंशियल v है, यानी ये पूरे सरफेस पे पोटेंशियल v है। अगर मैं दूर जाऊंगा डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल ऊपर वाले सरफेस का कम होगा। मान लो कितना कम है, तो v में से dv जितना कम हो गया। यानी मैं अगर नीचे से ऊपर की बात करूं तो नीचे से ऊपर में dx जितना आगे बढ़ा तो पोटेंशियल dv जितना कम हो गया। आगे जाने से पोटेंशियल कम होता है, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला है kq अपॉन डिस्टेंस r। तो यहाँ पे नीचे वाले का पोटेंशियल v है, ऊपर वाले का v माइनस dv। तो क्या करना है, तो देखो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं ताकि हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। जैसे मैंने पहले बोला था, तो क्या लिखना आपको, कंसिडर अ चार्ज कैपिटल Q, नाउ इमेजिन two equipotential surfaces having potentials v and minus dv respectively। एक वर्ड ऐड कर देंगे respectively। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इमेजिन करो, मैंने लिखा है सरफेस 1 सरफेस 2 पोटेंशियल v and v minus dv respectively। डिस्टेंस बिटवीन बोथ सरफेसेस इज dx, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, dx के बराबर। नाउ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज q इज इक्वल टू 1 कूलम फ्रॉम सरफेस 2 टू सरफेस 1। एक q इज इक्वल टू 1 कूलम को ऊपर वाले सरफेस से नीचे वाले सरफेस पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलाज है कि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो जो वर्क करना पड़ेगा वो होता है q dv के बराबर, डेल्टा v के बराबर। छोटा सा डिफरेंस है तो आप dv लगा सकते हो, हम लोग क्या लगाएंगे, डेल्टा v। एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा Q इंटू डेल्टा वी के बराबर। अच्छा Q यानी किसको ले जाना है, तो 1 कूलम, लास्ट में 1 रखते हैं उसको, W। अच्छा यहां पे डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अच्छा अभी वर्क का एक फॉर्मूला आपको पता है, F डॉट dx इज इक्वल टू Q फाइनल यानी किसका पोटेंशियल, सरफेस 1 का पोटेंशियल, माइनस इनिशियल यानी कितना, 2 का। देखो कोई ये मत समझे 1 माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि हमने फाइनल को 1 बोला है इनिशियल को 2 बोला, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल 1 माइनस इनिशियल 2। अच्छा डॉट हटाएंगे, यहां पे वेक्टर लगेगा, ये वो होगा F dx cos थीटा इज इक्वल टू, ये तो 1 कूलम है तो ये V1 क्या होगा, V1 मतलब फाइनल पोटेंशियल V है, माइनस इनिशियल कितना, v माइनस dv। बोलो क्लियर है। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूं, F इज इक्वल टू, आपको एक रिलेशन पता है F इज इक्वल टू QE,
E इज इक्वल टू F अपॉन Q, F इज इक्वल टू QE, QE dx, कॉस कितना, F और dx के बीच में कॉस कितना, फोर्स लग रहा है बाहर, डिस्प्लेसमेंट dx करना है अंदर, तो कॉस 180 इज इक्वल टू V है, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस V माइनस माइनस प्लस dV। देखो सिंपल है, कुछ नहीं किया, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V, डेल्टा V की जगह फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क का फॉर्मूला है F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, फाइनल है 1 का पोटेंशियल, इनिशियल है 2 का पोटेंशियल, फाइनल है V माइनस इनिशियल कितना है V माइनस dV, F dx cos थीटा लगाया, cos 180 क्योंकि फोर्स बाहर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रहा है, और F की जगह हमने क्या लगाया QE के बराबर, जैसे अभी डाइपोल वाली थ्योरी थी ना, आगे QE पीछे माइनस QE, वो F इज इक्वल टू QE। अच्छा आप लोग क्या कर सकते हो कि ये Q को रहने देना है तो रहने दो, आप इसको क्या कर सकते हो यहां से हटा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो पहले इधर से इसको हटा दो, लास्ट में इसको भी 1 कूलम बोल के उसको भी हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा cos 180 का माइनस आ जाएगा माइनस E dx इज इक्वल टू V माइनस V, कैंसल, बच रहा है dV, E को इधर रहने देता है, माइनस E इज इक्वल टू dV अपॉन dx, तो E इज इक्वल टू बनेगा माइनस dV अपॉन dx। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल क्या मिलेगा, माइनस dV अपॉन dx। अच्छा अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, E का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, प्लस dV अपॉन dx, और इसका स्केलर फॉर्म है E इज इक्वल टू V अपॉन x, V इज इक्वल टू EX। आपने शायद सुना होगा V इज इक्वल टू E इंटू डी करते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू क्या करते हैं E इंटू डी। तो इसके ऊपर से एक चीज आपको याद रखनी है, एक मैं MCQ के लिए पॉइंट बता देता हूं आपको एडिशनली, MCQ के लिए याद रखना है, V डिक्रीजेस in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, यानी मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर है, तो जैसे जैसे लाइन के अलोंग आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल कम होगा। नेगेटिव का पोटेंशियल अंदर है, तो जैसे जैसे उसके करीब आएंगे फील्ड की डायरेक्शन में आएंगे, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। इसके लिए आप लोग मेरी MCQ सीरीज फॉलो करोगे चैप्टर 2 की, तो आपको समझ आएगा, ऐसा 1-2 MCQ मैंने उसमें कराया हुआ है, तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। थ्योरी एग्जाम में आती है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो चलिए हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करो, ठीक है। उसमें एक डाइपोल को पहले मान लो कि वो कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे पड़ा है, इधर माइनस क्यू है, इधर आपका प्लस क्यू है, यहां पे एंगल बन रहा है मान लो कि थीटा। डाइपोल मोमेंट क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग है। अभी जैसा हमने पहले देखा कि डाइपोल पे टॉर्क लगेगा तो वो ऐसे घूमेगा। कैसे घूमेगा, यहां हमने इमेजिन किया था पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव को इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव को रिपेल, तो वो ऐसे घूमेगा। अगर मुझे उल्टा घुमाना है तो मुझे एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे रख के छोड़ दूंगा तो अपने आप ऐसे घूमेगा, अपने आप ऐसे घूम जाएगा, फील्ड की लाइन में अलाइन हो जाएगा, फील्ड के साथ ऐसे अलाइन हो जाएगा। पर अगर मुझे उसको ऐसे ऑपोजिट में घुमाना है तो मुझे एक्सटर्नल टॉर्क लगा के वर्क करना पड़ेगा, और किसी भी बॉडी पे जितना आप वर्क करते हो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। आपने सुना होगा कि मान लो कि मार्कर जमीन पे पड़ा है, हम लोग 11th में पढ़ते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर मैं इसके ऊपर 50 जूल वर्क करके ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी हो जाएगी 50 जूल, क्योंकि मैं जितना वर्क करूंगा उतनी एनर्जी का उसके अंदर चेंज आएगा, उतना चेंज आएगा। तो सुनो क्या करना है, अगर मुझे उसको मान लो अभी वो θ1 एंगल पे है, मुझे उसको ऐसे रोटेट करना है। मान लो कि मैं उसको रोटेट करके ऐसे ले आया, एक मिनट, मैं इसको मान लो रोटेट करके ऐसे ले आया, माइनस क्यू को मैंने उल्टा घुमाया, यानी अगर मैं छोड़ देता तो अपने आप ऐसे घूमने वाला था क्लॉकवाइज, मुझे उल्टा घुमाना है। यानी मैं इसको अभी टोटल एंगल, यानी यहां पे ये प्लस क्यू है, मैंने उसको कितना डिस्प्लेस कराया, d θ जितना डिस्प्लेस दिया, डिस्प्लेसमेंट कराया, और ये जो अभी टोटल एंगल बन गया, यानी ये पूरा एंगल, चलो मैं यहां पे अभी, चलो इधर दिखा देता हूं, एक मिनट थोड़ी जगह करते हैं। ये जो अभी पूरा टोटल एंगल बना वो बना θ2, पहले कितना एंगल था यहां एरो करके देते θ1, और जो ये डिस्प्लेसमेंट हमने कराया वो कितना कराया, d θ जितना, ये प्लस क्यू है, नीचे कितना है माइनस क्यू। समझ आया, इधर भी मैं दिखा सकता हूं d θ, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट करा है, यानी पहले वो एक्स फील्ड के साथ θ1 एंगल पे है, अभी चलो बीच में वो लाइट चली गई थी तो कोई बात नहीं। तो हमने क्या बोला कि डाइपोल पहले यहाँ पे θ1 एंगल पे है, रोटेट करके टोटल θ2 एंगल पे आया, यानी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कितना हुआ,
डी थीटा जितना। इस पे जो वर्क करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। जैसा मैंने आपको बोला, कोई भी चीज पे जितना वर्क करोगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी चेंज होगी। तो हमें पहले कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। चलो मैं फटाफट से पॉइंट्स लिख देता हूं। पहले देखो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे। आपको भी स्टार्टिंग में कोई भी थ्योरी को अच्छे से डेरिवेशन तो करना ही है, पर आपको स्टार्टिंग में अच्छे से उसको समझाना है कि क्या सेटअप है, क्या हम लोग करने वाले हैं। तो हमने क्या लिखा, कंसीडर अ डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल θ1। मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने आपको बोला, आपको वर्ड्स सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 एंगल पे रखा है। उसके बाद नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल डी थीटा। डी थीटा से डिस्प्लेस करो, इट्स एंगल विद फील्ड इज नाउ θ2। अभी फील्ड के साथ कितने एंगल पे है, θ2। वर्क डन फॉर दिस, इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा dw। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, तो वर्क कितना करना पड़ेगा dw। अभी आप लोग एक चीज समझो, किसी भी चीज का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कराना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट dx। वहां पे फोर्स लगाना पड़ता है, यहां पे लगाना पड़ेगा टॉर्क, रोटेशनल मोशन। और वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट dx होता है, यहां पे जो होता है डी थीटा उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉ डॉट डी थीटा। क्या करेंगे, टॉ डॉट डी थीटा। ये वाला आपका क्या बनेगा, रोटेशन के लिए वर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए वर्क। F की जगह टॉर्क लगाना पड़ेगा, dx की जगह डी थीटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। कहां से कहां, 0 से w, और इनिशियल एंगल θ1 था, फाइनल एंगल कितना, θ2। अच्छा, dw का तो w हो जाएगा, 0 से w लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा w कर दो कि चलेगा। अगर आपको लिखना है एक स्टेप तो आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से w। अच्छा, जो टॉर्क है, अभी हमने टॉर्क का डेरिवेशन पिछले चैप्टर में किया था। डाइपोल पे फील्ड के अंदर जो टॉर्क लगता है, अभी इंटीग्रेशन इसका करना बाकी है, वो लगता है PE साइन थीटा डी थीटा। अभी आप बोलोगे डॉट हटाया तो किधर चला गया, डॉट किधर चला गया, डॉट का पीछे साइन थीटा लगना चाहिए ना। ये तो टॉर्क का साइन थीटा है, PE साइन थीटा। डॉट हटाने से पीछे साइन थीटा आना चाहिए, पर वो साइन थीटा की वैल्यू 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो आपके जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। टॉर्क नॉर्मल है और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर इस तरफ हो रहा है, यानी पीछे जो साइन थीटा लगने वाला था वो 1 हो गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टॉ और डिस्प्लेसमेंट और जो टॉर्क है वो दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, तो पीछे साइन थीटा नहीं लगेगा। ये साइन थीटा जो लगा वो टॉर्क का साइन थीटा है, PE साइन थीटा। चलिए, W हो गया इधर। इंटीग्रेशन करने से पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, P कांस्टेंट, E कांस्टेंट। कहां से कहां तक करना है, θ1 से θ2, साइन थीटा डी थीटा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां, θ1 से θ2। चलिए, माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, या फिर आप ऐसे माइनस को रहने देना, रहने दो, पर आपको लिमिट लगानी। इसके लिए क्या करो, पहले एक बार बाहर निकाल लो, माइनस PE, अंदर बचेगा कॉस थीटा, अंदर बचेगा कॉस थीटा। लिमिट लगानी है, अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट कॉस θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, माइनस PE को अभी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और मैंने आपको बोला कि जो वर्क करोगे वो एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू, पहला बनेगा माइनस PE कॉस θ2। देखना ध्यान से, बीच में मैं माइनस रहने देता हूं, ये माइनस माइनस को मैं प्लस नहीं कर रहा, ये माइनस में रहने देता हूं। दूसरे को माइनस PE से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा माइनस PE कॉस θ1। क्लियर। अच्छा, मैं डेल्टा U, अच्छा मैं एक काम करता हूं, इधर ही डेल्टा U कर देता हूं, और ये स्टेप में मैं लिखता हूं डेल्टा U की जगह U2 माइनस U1, ताकि मुझे एक स्टेप और ना लिखना पड़े। W होगा डेल्टा U के बराबर, और डेल्टा U होगा U2 माइनस U1। माइनस PE को अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस PE कॉस θ2, बीच में माइनस है, माइनस PE कॉस θ1। अभी आप दोनों साइड को कंपेयर करो, तो ये जो U2 है वो है माइनस PE कॉस θ2, बीच में इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। ये जो U1 है वो है आपका माइनस PE कॉस θ1। समझ आ रही, यानी U का फॉर्मूला आपका माइनस PE कॉस थीटा होगा, वो समझ आ गया। पर यहां पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस θ1 इज इक्वल टू 0। उसकी वजह से क्या होगा, U1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। कॉस θ1 अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो U1 आपका क्या होगा, 0 होगा। तो U2 इज इक्वल टू माइनस PE कॉस θ2।
U2 क्या होगा आपका माइनस पी कॉस थीटा। आप देखो सीधा भी लिख सकते थे, कंडीशन नहीं लिखी होती, आप लिख सकते थे U2 इज इक्वल टू ये है, U1 इज इक्वल टू ये है, पर आपको यही फॉर्मूला से अगर आंसर लाना है तो आप क्या करो, इसको 90 कंसीडर कर लो, तो ये cos 90 वाला टर्म जीरो, मतलब ये U2 जीरो हो जाएगा, U1 जीरो हो जाएगा, U2 क्या बनेगा माइनस पी कॉस थीटा 2। अभी क्या लिखेंगे, फॉर एनी एंगल थीटा, किसी भी थीटा एंगल के लिए निकालना है तो वो बनेगा माइनस पीई कॉस थीटा, और अगर मैं कॉस थीटा हटाना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा पी डॉट ई। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एग्जाम में थ्योरी आती है तो आपको यहां तक लिखना है, पर आपको मैं एडिशनली मैं समझा देता हूं, एडिशनली एमसीक्यू के लिए मैं समझा देता हूं स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केसेस क्या है। चलो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा। तो अभी मान लो कि ये फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर से मैं बात कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू 180 पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा। 180 का मतलब है कि फील्ड आगे है और पी आपका पीछे है, माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 होता है माइनस वन इंटू माइनस पी, ये क्या होगा प्लस पीई। 180 पे एनर्जी क्या होगी प्लस पीई। 90 पे क्या होगी, 90 मतलब फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट इधर है, यानी दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है। u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है तो u क्या होगा जीरो होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन में फील्ड है वही डायरेक्शन में डाइपोल आपका अगर अलाइंड हो चुका है तो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस जीरो प्लस 1 होता है, तो ये आंसर क्या रहेगा माइनस पीई ही रहेगा। तो ये तीनों केसेस को कुछ नाम देते हैं। देखो, जब एनर्जी सबसे मिनिमम हो तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, और जीरो एनर्जी कब होती है, ये तीनों केसेस आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। तो एडिशनल इतनी चीज आपको, अगर मान लो कि थ्योरी 3 मार्क्स में आ गए, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई है नहीं, पर यहां तक लिखोगे, अगर पूछा है एनर्जी बताओ तो आप लोग इतना बताओगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, लिखने का कोई कंपलसरी है नहीं, यहां तक लिखोगे डेरिवेशन तो मार्क्स मिल जाएंगे। एडिशनली आपको मैंने इसलिए समझाया क्योंकि एमसीक्यू में स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, इतनी थ्योरी लिखने से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो इसके बीच में बहुत कुछ दिया है, वो पोलराइजेशन वाला दिया है और वो सब दिया है, वो सब आप लोग पढ़ना। थ्योरी वाइज मुझे नहीं लगता वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर मान लो कि आप लोग ये 70 थ्योरीज कंप्लीट कर लेते हो, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, मुझे कुछ और भी करना चाहिए, तो आप लोग टाइम मिले तो वो चीजें कर लेना, वरना इंपॉर्टेंट वाइज तो जो हम लोग 70 करने वाले हैं वो है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एडिशनल थ्योरी भी कर सकते हो, पर जिन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ वो बस पहले ये करना, जिनका हो चुका है, टाइम है, तो फिर टाइम ऐसे वेस्ट मत कर देना, थोड़ा बहुत वहां से भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबको पता है, दो पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे से ऐसे अरेंज होती है, दोनों का कुछ एरिया होता है ए के बराबर, दोनों पे कुछ चार्ज ऐसे प्लस माइनस, और यहां से हमने सेल कनेक्ट किया होता है, यानी इसको चार्ज किया होता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, टू पैरेलल प्लेट्स एट सर्टेन डिस्टेंस, या फिर अरेंज्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, ऐसा लिखते हैं, अरेंज्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस मेक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है स्मॉल डी है। अच्छा, लिखेंगे चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, यानी चार्ज तो है ही, पर चार्ज डेंसिटी हम लोग लिखेंगे प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा जितनी है। तो अभी आपको पता है कि एक प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर वाली साइड ही होता है, बाहर वाली साइड नहीं होता। बाहर वाली साइड नहीं होता क्यों, क्योंकि आप लोग देखना चैप्टर 1 का जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है, बीच में पूछा है, राइट में पूछा है, लेफ्ट में पूछा है, तो ऐसा ही कुछ आंसर आता है। तो आप हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों साइड निकाल लेना है ऑन दी लेफ्ट ऑफ फर्स्ट प्लेट,
यानी यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं तो पॉजिटिव का फील्ड मुझे इधर मिलेगा, नेगेटिव का मुझे अंदर मिलेगा, दोनों अपोजिट है और वैल्यू क्या होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ई लेफ्ट इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं मैं इधर, ई लेफ्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आंसर क्या आएगा 0। लेफ्ट में क्या आएगा इधर 0। चलो राइट में निकाले तो ये प्लस का ऐसे बाहर निकलेगा, ये माइनस के ऐसे अंदर जा रहा होगा, तो ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी राइट ऑफ सेकंड प्लेट, तो ई ऑन राइट अगर मैं लिखता हूं इधर तो क्या मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये भी क्या मिलेगा 0। प्लेट की वजह से क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, हमने डिराइव किया था चैप्टर 1 में। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितना है, तो वो होगा आपका E इज इक्वल टू, अभी देखो बीच में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो ये प्लस वाले का बाहर ऐसे निकलेगा, प्लस में से बाहर निकलेगा ऐसे, और माइनस के अंदर भी वो कैसे जाएगा इधर ही जाएगा। तो जो सम फील्ड होगा वो दोनों का टोटल सम के बराबर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये होगा 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये 2 कैंसिल करो तो आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इसको कोई नंबर देने की जरूरत है नहीं, वो 0 है। नाउ अभी क्या करना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा क्यू अपॉन ए है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, सिग्मा की जगह क्या लिख दो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, सिंपल है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। अच्छा अभी हमने एक थ्योरी करी रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, V इज इक्वल टू E इंटू एक्स। नाउ पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू एक्स मैंने लिखा था, एक्स क्यों लिखा था, एक्स का मतलब होता था दो सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस था उनके बीच में, कुछ सरफेस के बीच का डिस्टेंस था dx, तो हमने x लिखा था। यहां पे दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू ई डी, और E की जगह क्या लिखेंगे Q बाई ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, Q बाई ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला मिला V का मिला, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स मिल गया मुझे, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 पोटेंशियल मिल गया। बस नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालना है सिंपल, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V कितना है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V पता है ना सबको, बेसिक जो कैपेसिटर वाली थ्योरी थी इसके पहले जो एक छोटी सी थ्योरी है टेक्स्ट बुक में देखना, फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, ये Q और Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन 0 ये ऊपर आएगा, तो फाइनल आंसर आ गया एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। कैपेसिटेंस का आंसर क्या आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, लास्ट में लिख देंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड, कैपिटल F। तो यहां तक आपको थ्योरी लिखने, देखो जनरली ये लोग तो ये थ्योरी शायद एक बार ऑलरेडी बोर्ड में 2 मार्क्स में आ चुकी है, तो भले ही थ्योरी बड़ी है हम लोग खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कितने मार्क्स में आएगा, कुछ भी मार्क्स में वो आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, अगर मान लो आपका नसीब अच्छा है तो ये सबसे इजी थ्योरी 4 मार्क्स में भी आ सकती है, तो जो भी आए आपको इतना लिखना है। ट्रिक ऑन कैपेसिटर, देखो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल डी, दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एक पे पॉजिटिव चार्ज है मैं यहां दिखा रहा हूं, एक पे नेगेटिव चार्ज है इधर, दोनों के बीच में कुछ फील्ड होता है E के बराबर, ठीक है। अच्छा इनिशियल केस में मैं इसको E0 से दिखा रहा हूं क्योंकि हमें डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पढ़ना है, तो डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बाद फील्ड बदल जाएगा, उसको हम लोग E से दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C, देखो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटी के ऊपर से वो वर्ड आया है कैपेसिटेंस। लिखेंगे इट्स इनिशियल
इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियली दोनों प्लेट के बीच में फील्ड बिटवीन प्लेट्स लिखता हूं मैं, दोनों प्लेट्स के बीच में इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, हमने लिखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो V इज इक्वल टू ईडी, हमने बोला V0 इज इक्वल टू E0D, तो ये क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी, ये इनिशियल दो प्लेट के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इनिशियल कैपेसिटेंस C0 इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना, तो इनिशियल चार्ज Q0 अपॉन V0। अच्छा, V0 की जगह मैं क्या लगा दूं, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो ये बन जाएगा Q0 अपॉन सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 3। तो इनिशियल तीन क्वांटिटीज, तीन वैल्यूज बता दी, फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। नाउ अभी क्या करना है, कंसीडर अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम K is inserted between plates। देखो, आपने अगर वो पोलराइजेशन वाला थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो हमें करना क्या है कि हमारे पास देखो ये वाला दो प्लेट है, ध्यान से देखना, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, इसका खुद का चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। जब आप ये दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करोगे, तो उसकी वजह से उसका जो चार्ज होता है वो पोलराइज हो जाता है। ये क्या होता है, पोलराइज, मतलब ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अपनी प्लेट की तरफ खींचेगा, और वो नेगेटिव प्लेट ये डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी, मतलब अंदर एक और फील्ड जनरेट होगा, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। ये दोनों प्लेट पे एडिशनल चार्ज जमा हुआ, यहां पे कुछ और चार्ज जमा हुआ नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट थी, डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव को खींचा, और डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव को वो नेगेटिव ने खींचा, मतलब ये दोनों पे डाइलेक्ट्रिक की डेंसिटी आ गई, पोलराइजेशन की वजह से डेंसिटी आ गई माइनस सिग्मा पी, और इस पे कौन सी जमा हो गई, प्लस सिग्मा पी। ये माइनस सिग्मा पी पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज आया डाइलेक्ट्रिक का उसकी है, और ये प्लस सिग्मा उसकी खुद की है। ये प्लस सिग्मा पी जो पोलराइजेशन यानी डाइलेक्ट्रिक का प्लस जमा हुआ उसकी है, माइनस सिग्मा उसकी खुद की है, यानी इसके ऊपर जो अभी डेंसिटी हो गई प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो गई, माइनस सिग्मा तो था ही, उसके अंदर कितना ऐड हो गया, प्लस सिग्मा पी। ये एक प्लेट की हुई, ये दूसरी प्लेट की। अच्छा, दूसरी प्लेट की जो हुई उसकी खुद की माइनस सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज की प्लस सिग्मा पी, ये दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, बोलोगा ना, यानी ये माइनस में बाहर निकालो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यानी एक प्लेट की डेंसिटी हुई प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, एक प्लेट की डेंसिटी हुई माइनस सिग्मा पी। समझ आ रहा है, तो लिखेंगे इट्स चार्ज डेंसिटीज ऑन प्लेट्स change, now they are, चार्ज डेंसिटीज कितनी है, प्लस और माइनस सिग्मा पी। एक के ऊपर है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी आ गया उसके ऊपर, दूसरे के ऊपर थी माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी आ गया उसके ऊपर, तो इसका माइनस कॉमन निकाल के ये हो गया माइनस सिग्मा पी, ये हो गया प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यानी इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं ऐसे, बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस और माइनस सिग्मा पी। तो अभी देखो थ्योरी बहुत सिंपल है, क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज में जो पहले सिग्मा थी डेंसिटी वो चेंज होके क्या हो गई, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, सिग्मा की जगह कुछ नहीं करना, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन 4। V0 बदल के हो जाएगा V सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, सिग्मा की जगह लगाना है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और आपका जो C0 था वो अभी बदल के हो गया C Q0 एप्सिलॉन जीरो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इंटू क्या डी हो गया, सिंपल। ये तीन आपके E, V और C के फॉर्मूलाज क्या हो गए, चेंज हो गए, 4 5 6 1 2 3 थे उसके बदले 4 5 6। अच्छा, अभी क्या करना है, सीधा नाउ सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के,
अब ये कहाँ से आया, तो इसका आपको ज्यादा डेरिवेशन में जाने की जरूरत है नहीं, सीधा याद रखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। तो ये तीन इक्वेशन में वापस क्या करेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह लगाओ सिग्मा अपॉन के, तो ये क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 7। यहां पे क्या बनेगा, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के, डी है एप्सिलॉन 0 है, इक्वेशन 8। और ये c क्या बनेगा, q0 एप्सिलॉन 0 तो है ही। यहां पे क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन के, यहां पे सिग्मा अपॉन के कहां आएगा, इधर आएगा। और नीचे क्या है आपका एडिशनल में, डी है। सिंपल। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन 1 2 3 को 4 5 7 8 9 से कंपेयर करना है। तो देखो ध्यान से देखो क्या करना है, कंपेयर 1 2 एंड 3 विथ 7 8 एंड 9। 1 2 3 को करो कंपेयर 7 8 9 से। तो देखो 1 2 3 में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आपका E0 के बराबर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आपका किसके बराबर, E0। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E0 अपॉन के, सिंपल। अच्छा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन 0 देखो किसके बराबर है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन 0, ये वाला सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन 0 वो V0 के बराबर है। तो V क्या होगा, V0 अपॉन के। और यहां पे देखो Q0 एप्सिलॉन 0 अपॉन सिग्मा डी, Q0 एप्सिलॉन 0 अपॉन सिग्मा डी वो C के बराबर, C0 के बराबर है। तो C इज इक्वल टू KC या फिर CK। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो पुराने से डिवाइड बाय K है, यानी K टाइम्स डिक्रीज हुआ। ये V इज इक्वल टू V0 अपॉन के, पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा और कैपेसिटेंस क्या होगा, K गुना हो जाएगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि नाउ आफ्टर एडिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इधर लिख रहा हूं मैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम between plates E and V decreases and capacitance increases। एग्जाम के अंदर सीधा एमसीक्यू भी आ सकता है, ई वी और सी का क्या होगा, तो ई होगा E0 अपॉन के, वी होगा V0 अपॉन के, सी होगा C इंटू के। तो इतनी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज मैंने एक्स्ट्रा में लिखी है, कहां से आया तो आपको समझ में आए, इसके लिए वो चीज आपको एग्जाम में थ्योरी में लिखने की जरूरत है नहीं, समझने के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आज के लेक्चर की हमारी जो लास्ट दो थ्योरीज है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मैंने दोनों को साइड बाय साइड इसलिए लिखा ताकि मैं दोनों में आपको फर्क समझा पाऊं, ताकि आप लोग इसको इजीली याद रख पाओ। फिगर मैंने बना के रखा है, 3 कैपेसिटर सीरीज में है, 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3, C1 C2 C3, तीनों को सेम वोल्टेज देना है V। ठीक है, तो देखो सीरीज का पहले पढ़ते, कंसीडर 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद पोटेंशियल V, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी V1 V2 एंड V3। आप लोगों को याद रखना क्या है कि बैटरी में से यहां से करंट निकलेगा, करंट निकलेगा तो तीनों में से सेम फ्लो होगा। अभी यहां करंट का हमें कुछ काम नहीं है, करंट की वजह से जो चार्ज जमा होगा, यानी तीनों का चार्ज सेम होगा, इधर करंट सेम जाएगा तो चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम है तो अपने आप याद रखना है वोल्टेज अलग अलग, इसका V1, इसका V2, इसका V3। सीरीज में करंट यानी चार्ज सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, चार्ज ऑन ईच विल बी सेम। तो अभी करना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो आपको लोग याद रखो, जो चीज डिवाइड हो रही है वो लिखो। टोटल वोल्टेज V तीनों में डिवाइड हुआ तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको फॉर्मूला पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो ये टोटल वोल्टेज है तो टोटल चार्ज Q अपॉन C टोटल यानी इक्विवेलेंट। V1 के लिए Q अपॉन C1, V2 के लिए Q अपॉन C2, V3 के लिए Q अपॉन C3। अभी आप बोलोगे सब में Q क्यों लिखा, क्योंकि टोटल चार्ज भी Q है और सबके ऊपर भी कितना चार्ज है, Q है, यानी करंट टोटल भी I है, सब में से जो पास हो रहा है वो भी I है, तो करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। सामने से अगर मैं Q कॉमन निकालता हूं, यहां है Q बाई C इक्विवेलेंट, Q कॉमन निकालो तो पहले में बचेगा 1 अपॉन C1, दूसरे में बचेगा 1 अपॉन C2, तीसरे में बचेगा 1 अपॉन C3। ये कैंसल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
3 कैपेसिटर का, अभी लास्ट में कंडीशन लिख दी ने फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो 1/c इक्वलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू कहां तक करना है, cn तक करना है। जितने भी कैपेसिटर हो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। ये थ्योरी आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, 2 मार्क्स में ये अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है। पैरेलल में क्या है, तो देखो पैरेलल में जब बैटरी में से करंट निकलेगा तो उसके पास 3 रास्ते हैं, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर, यानी करंट डिवाइड हो रहा है तो सबके ऊपर चार्ज अलग अलग होगा। चार्ज अलग अलग भले है पर तीनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल है, यानी तीनों के दोनों एंड सेम बैटरी से कनेक्टेड है। चार्ज अलग अलग है तो वोल्टेज सबका सेम होगा। क्या करना है, वही लिखना है, कंसीडर 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। जो लिखा था वही, इसलिए मैंने साइड बाय साइड लिखा है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस V, ईच विल हैव सेम वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज क्या है, सेम है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज Q1 Q2 एंड Q3, चार्ज अलग अलग है। तो अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मैंने आपको क्या बोला, अभी जो चीज डिवाइड हो जाती हो वो लिखो। यहां वोल्टेज डिवाइड हो जाता था V1 V2 V3 के अंदर, यहां टोटल चार्ज डिवाइड हो जाता है Q1 Q2 Q3 के अंदर। अच्छा अभी क्या करना है, जैसे मैंने बोला V को सब्जेक्ट बनाया था Q बाई C, Q को सब्जेक्ट बनाओ VC, तो टोटल Q है VC टोटल यानी इक्विवेलेंट, Q1 है VC1, Q2 है VC2, Q3 है VC3, या फिर CV भी लिख सकते हो। सामने से V कॉमन निकलेगा, क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V कैंसल, C इक्विवेलेंट क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी यहां पे कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, तीनों के सम के बराबर, यहां पे क्या होता है, डिक्रीज। वापस से वही लिख देना है, फॉर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो n के लिए क्या करना है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अप टू प्लस 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 कहां तक, Cn तक। तो इतना आपको याद रखना। अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, MCQ के लिए सीरीज में आपको बोला हो कि n कैपेसिटर सेम वैल्यू, सेम कैपेसिटेंस n कैपेसिटर्स अगर है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C बाय n। MCQ मैंने कराया हुआ है, शायद MCQ सीरीज में देखना या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। n कैपेसिटर अगर सीरीज में है, सेम कैपेसिटेंस की वैल्यू है तो C बाय n करना है, और यहां पे सेम कैपेसिटेंस अगर सबका है, n कैपेसिटर्स है, तो पैरेलल में क्या करना है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इंटू n। यानी देखो कुछ भी मत करो, सिंपल याद रखो, इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर है, सीरीज में पैरेलल में बढ़ रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर है, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करने से कम होता है तो C डिवाइड बाय n कर लो। तो इतनी चीजें आपको एग्जैक्टली एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, इतना लिखोगे तब जाके आपको क्लियर मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आज मैंने आपको 7 के बदले 8 थ्योरी दी है, क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पे ये खत्म होने वाला था, इसलिए मैंने एक थ्योरी एक्स्ट्रा डाल दी है। जैसा मैंने आपको बोला था 3 लेक्चर हमारे खत्म हुए। आपकी प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई भी डाउट आप लोग मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा हो, आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल हो रही हो, तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ही मैं आपको कम ले रहा हूँ आपसे, 400, मतलब उसका 60% ही मुझे मिल रहा है, और इसके लिए मैं आपके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो क्लासमेट से ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और नए वीडियो के साथ और नेक्स्ट थ्योरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।